तो इस पार्ट में हम लोग ये है जीओसी का पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में हो चुका है हाइपर कॉन्जुगेशन, पार्ट 2 में इंडक्टिव इफेक्ट डिटेल में हो चुका है। इंडक्टिव इफेक्ट का जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी। इस पार्ट में रेजोनेंस डिस्कस होगा, रेजोनेंस क्या होता है, ओके, मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, आई होप कि सबको पता भी होगा। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ, सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें कुछ है नहीं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब मेन चीज़ है कंडीशन। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है, क्या कंडीशन है। तो एटलीस्ट 5 कंडीशन है रेजोनेंस की, तो उस 5 कंडीशन की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, कौन कौन सी कंडीशन, 5 कंडीशन है। अल्टरनेट पे, क्या अल्टरनेट पे, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये अल्टरनेट में है, अल्टरनेट का मतलब जैसे कि मैं ये एक एग्जांपल लेके यहाँ पे अगर बनाऊँ पाई सिग्मा पाई का, तो पाई सिग्मा पाई जैसे अल्टरनेट पे हो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया पाई सिग्मा पाई, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ऐसे अल्टरनेट पे हैं तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन में है पाई सिग्मा पाई और इसमें रेजोनेंस होगा। ओके, तो ये कंडीशन हो जाती है रेजोनेंस की। तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए, जैसे पहला कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट में अगर इसका कॉन्जुगेशन हो तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हो तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। थर्ड कंडीशन है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है, मतलब अल्टरनेट पे है, तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। फोर्थ कंडीशन है पाई सिग्मा लोन पेयर अगर है तो भी वहाँ पे कॉन्जुगेशन, मतलब ऐसा कॉन्जुगेशन हो तो भी रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन अगर है तो भी रेजोनेंस होगा। और एक कंडीशन, छठी कंडीशन है पाई सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा तो हो गया, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव या निगेटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है तो भी वहाँ पे कॉन्जुगेशन, ऐसा कॉन्जुगेशन हो तो भी रेजोनेंस होगा। लास्ट एक है, ठीक है, लोन पेयर सिग्मा नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो भी वहाँ पे कॉन्जुगेशन, लेकिन हमें मेनली 5 पॉसिबिलिटी देखनी है, ये रेयरली पूछता है। ओके, चलिए पहला देखते हैं। जैसे कंपाउंड ये है, एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई, सॉरी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो कॉन्जुगेशन होगा, यानी यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ऐसे पाई सिग्मा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ऐसे भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, निगेटिव, तो यहाँ पे पाई सिग्मा निगेटिव का कॉन्जुगेशन है तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। ऐसे फोर्थ कंडीशन अगर ऐसी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे लगा हुआ है एक OH जिसके ऊपर है लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है। ओके, अब पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। तो अगर इतनी कंडीशन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन अभी बस होता है, लेकिन अगर ऐसा भी है तो वहाँ पर भी कॉन्जुगेशन, वहाँ पे रेजोनेंस होगा, बट अभी यहाँ इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये 5 कंडीशन रेजोनेंस के लिए हैं। अब ये तो कंडीशन होगी, अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, किधर से किधर जाएगा, ये जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, मतलब डिफिनेशन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब किधर से किधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये भी तो जरूरी है। ओके, इसको जरा देखते हैं। अगर मान लीजिए पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई ऐसा कॉन्जुगेशन है, मतलब जैसे कंपाउंड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा या पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा वो क्या होगा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। ऐसे आप चाहे तो इस डायरेक्शन में दिखाइए, चाहे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ले जाइए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो पाई से पाई की तरफ
इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पाई सिग्मा पाई के केस में। बट अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसी पॉजिटिव को वैकेंट पी ऑर्बिटल भी बोलते हैं, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव अगर है, ऐसा कॉन्जुगेशन है जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट पाई से किधर की तरफ जाएगा, पाई से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ध्यान देना है। तो इसका डायरेक्शन होगा पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाला केस, ठीक। ओके, अब पाई सिग्मा निगेटिव अगर है, ये पाई सिग्मा निगेटिव कंजुगेशन है, तो डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे, और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, तो ऐसे इसमें डिलोकलाइजेशन होगा। तो ये डायरेक्शन हो गई पाई सिग्मा निगेटिव के केस में। पाई सिग्मा लोन पेयर के केस में भी यही डायरेक्शन होगी। पाई सिग्मा लोन पेयर के केस में क्या होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड OH, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर किधर की तरफ आएगा, पाई की तरफ आएगा, पाई इधर भागेगा, तो ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी लोन पेयर का। फ्री इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा इन सबसे अलग होता है, ध्यान देना इसमें। पाई का तो पाई की तरफ जाएगा, पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और अगर निगेटिव पाई का है तो निगेटिव पाई की तरफ मूव करेगा, और लोन पेयर और पाई का है तो लोन पेयर पाई की तरफ मूव करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा अलग है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मैं बनाता हूँ इसको। फ्री इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए ये है फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से दिखाया जाएगा इसका, और इस पाई इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो इसका मूवमेंट थोड़ा सा सेपरेट अलग होता है अलग सबसे, ओके। तो ये तो मूवमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन की डायरेक्शन हो गई, ओके। ओके, अब कुछ कंडीशन GOC की देख लेते हैं। एक तो डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन हो ही गया। सेकेंड, रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, न कि एटम का। ध्यान देना है, रेजोनेंस में क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर नॉट एटम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कि एटम का, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एटम वहीं पे बने रहता है, जो एटम पे इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर होता है, ठीक है। डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, न कि एटम का। सेकेंड, इसमें लिख सकते हैं हम, एक कैसा इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यम इफेक्ट की बात करें तो इसको डिवाइड किया गया है किस कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। कौन कौन सा ग्रुप होता है, जैसे आई इफेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, वैसे इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लस एम ग्रुप, दूसरा होता है माइनस एम ग्रुप। वही है प्लस एम ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और ये माइनस एम ग्रुप क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रा करने वाला ग्रुप होता है, विथड्राविंग ग्रुप, ओके। अब ये जो आर्डर है, आर्डर भी यही है, आर्डर में लिखा जाएगा। प्लस एम का अगर हम देखें, प्लस एम में कौन कौन से आएंगे, पहली पहचान देख लीजिए। प्लस एम अगर ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बोलते हैं, और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं प्लस एम में आएंगे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं क्या होते हैं, वो प्लस एम ग्रुप होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, OH, ये प्लस एम का हो गया, ठीक है, एक मिनट, OH हो गया, प्लस एम हो जाएगा। OR हो गया, ये भी प्लस एम ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। NR2 हो गया, ये भी प्लस एम की कैटेगरी में आएगा। NHR हो गया, ठीक है, NHR ये भी प्लस एम की कैटेगरी में आएगा। हेलोजन हो गए, ये भी प्लस एम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, क्योंकि हेलोजन वहाँ पे इंडक्टिव में ये माइनस आई की कैटेगरी में जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे NHCO
CH2, ये भी प्लस एम की कैटेगरी में आएगा। अब माइनस एम देख लेते हैं ज़रा। माइनस एम में कौन से आएंगे? माइनस एम में जैसे CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ठीक है, NO2, CN, CONH2 एमाइड ग्रुप, SO3H, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब माइनस एम ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे, माइनस एम ग्रुप कैटेगरी में, ठीक। तो ये कुछ माइनस एम और प्लस एम और माइनस एम के ग्रुप के नाम हो गए। अब अगर ये ग्रुप किसी भी किसी कंपाउंड पे लगे, जैसे बेंजीन पे अगर ये ग्रुप लगा हुआ है माइनस एम ग्रुप कोई भी, तो बेंजीन के अंदर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये मान लीजिए CHO लगा हुआ है या COH लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जो माइनस एम है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये विथड्रॉ करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज ही करेगा। और इसमें अगर बेंजीन रिंग पे कोई प्लस एम लगा हुआ है, प्लस एम इसमें से कोई भी लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, OR लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पे। तो ये चीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने वाला ग्रुप है। तो ध्यान देना है कौन सा बढ़ाने वाला है, कौन सा घटाने वाला है। ओके, अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेशन पे। तो इसमें क्या क्या इसका यूज है? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस आर इफेक्ट या एम इफेक्ट, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? और सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यही भी होता है, इंडक्टिव से भी स्ट्रॉन्ग है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन उसके बाद देखा जाएगा, और स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देखो फिलहाल भी देखते हैं पहले स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। तो अगर कार्बोकेटायन दिया हुआ है उसमें पूछेगा कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, जैसे कि एक कंपाउंड दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन है। वैसे अगर आप ये पहचानते हो ये क्या है, एलाइलिक है कि विनाइलिक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन का कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये कार्बोकेटायन एलाइलिक वाला कार्बोकेटायन हो जाएगा, यानी एलाइलिक कार्बोकेटायन है ये। सेकंड कंपाउंड है CH3 CH2 पॉजिटिव, सेकंड कंपाउंड हो गया। थर्ड कंपाउंड दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये कंपाउंड तीन दे रखे हैं, हमको बताना स्टेबिलिटी आर्डर। तो स्टेबिलिटी आर्डर कैसे निकालेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिखाना है किसमें कॉन्जुगेशन है। तो देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसमें तो कॉन्जुगेशन है, यानी ये रेजोनेंस शो करेगा। सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, इसमें तो रेजोनेंस था ही नहीं, ये तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस की वजह से, जिसमें रेजोनेंस होगा वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? रेजोनेंस के, यानी कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस इस कंपाउंड में वो उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो रेजोनेंस सिर्फ फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट तो ज़्यादा हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। अब बचा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में कैसे पहचान की जाएगी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कार्बोकेटायन ये है, इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। डिस्टेंस कितनी है? बस एक कार्बन का गैप है, ठीक है, ज़्यादा दूरी नहीं है। इस कार्बोकेटायन से इस प्लस आई ग्रुप की दूरी ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस इतनी नहीं है जितनी इसमें है। इसमें देखो ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप लगा हुआ है, और न ही कॉन्जुगेशन इसमें है और न ही कोई प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। और जो भी लगा हुआ है ये माइनस आई, जो एल्केनिल ग्रुप होता है ये माइनस आई का काम करता है। तो यहाँ पे एल्केनिल ग्रुप है, ये माइनस आई उल्टा घटाएगा ये, न कि बढ़ाएगा। तो सबसे बेकार स्टेबल ये होगा थर्ड वाला, तो ऑर्डर बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। ओके,
तो ये ऐड हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। मान लीजिए कि अगर ये कंपाउंड दे रखा है, जस्ट 1 मिनट, ये मान लीजिए CH3 C पॉजिटिव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना, डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से जो ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं एलाइलिक। तो एलाइलिक कार्बोकेटायन है ये। अगर कार्बन देखो, ये कार्बन जिससे पॉजिटिव है तो एलाइलिक कार्बोकेटायन हो जाएगा। ये भी मैं एलाइलिक ही बना रहा हूँ, C पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से एक कार्बोकेटायन लगा हो तो एलाइलिक कार्बोकेटायन ये भी होगा, लेकिन इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ, बस एक ही CH3 ग्रुप लगाऊंगा। ओके, चलिए इस पर यहाँ पे तो सीच करना पड़ेगा, एक CH3 लगाता है। थर्ड वाला जो कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, फिर एलाइलिक CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी एलाइलिक है, लेकिन इसमें कोई CH3 ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो हमको बताना है इस जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंपाउंड के जो कार्बोकेटायन है तीनों, इसका स्टेबिलिटी आर्डर कौन सा मोस्ट स्टेबल हो गया। तो इसमें देखना है, देखो एलाइलिक तो तीनों है, ये डिसाइड करेगा नहीं, ये एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। अब डिसाइड कौन करेगा स्टेबिलिटी, जो ग्रुप लगे हुए हैं। अब जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे हैं, ये CH3 लगा हुआ है, ये भी CH3 है, इसमें तो कोई CH3 ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई है, इसमें दो प्लस आई लगे हुए हैं, इसमें एक ही प्लस आई है। और कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आई के, प्लस एम के या प्लस आर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है माइनस आई के, माइनस एम के, माइनस आर के। तो इसमें दो प्लस आई तो मोस्ट स्टेबल, इसमें एक ही प्लस आई तो थोड़ा कम स्टेबल, इसमें एक ही प्लस आई सबसे कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की क्या बनेगी, सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला हो जाएगा, यही हो जाएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड। ये स्टेबिलिटी आर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बोकेटायन दे रखा है C प्लस, टर्सरी कार्बोकेटायन है, लेकिन इस पर 3 नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बॉन्ड भी दिखा के बनाएंगे। जैसे मान लीजिए टर्सरी कार्बोकेटायन है, 1 2, एक बेंजीन रिंग और बनाते हैं। ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा वाला CH पॉजिटिव, जस्ट बेंजीन रिंग, सिंपल सी बेंजीन रिंग बनानी है। ठीक है, ये एक और फिनाइल ग्रुप लगाना, ये फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड। ठीक है, ये थर्ड कंपाउंड। इसमें अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, इसकी स्टेबिलिटी हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, प्लस एम प्लस आई या प्लस आर के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम, ये कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी पॉजिटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे रेजोनेंट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर मैक्सिमम बनेंगे इस वाले कंपाउंड में। इसमें भी कॉन्जुगेशन है। इसमें इसके कंपेयर में फर्स्ट वाले कंपाउंड के कंपेयर में सेकंड वाले कंपाउंड में कम रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, और थर्ड वाले में तो एकदम कम बनेंगे। तो अगर स्टेबिलिटी हम देखें तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस का होता है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो जा रहा है, थर्ड में, देन सॉरी ये फर्स्ट में, देन सेकंड में, देन थर्ड में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। यानी टर्सरी कार्बोकेटायन वैसे भी मोस्ट स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे अगर यही चीज़ें हो तो हम लोग देख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। CH3 टेकन ट्वाइस, टेकन थ्राइस C प्लस मोस्ट स्टेबल होता है, CH3 टेकन ट्वाइस CH प्लस से, देन CH3 CH2 प्लस होता है, देन CH3 प्लस होता है, यही है ना। लेकिन ये तो इंडक्टिव इफेक्ट से आएगा, लेकिन ये रेजोनेंस इफेक्ट से आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। चलिए अभी यही यहाँ पे अभी आ जाएगा क्या, जस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कार्बो एनायन हो जाए तो अब क्या होगा।
अब कार्बन आयन के केस में क्या होगा, क्या यही आर्डर रहेगा? नहीं, अब आर्डर जो है उल्टा हो जाए। इसमें तो यही आर्डर रहेगा क्योंकि इसमें जो है रेजोनेंस फैक्टर काम करेगा, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस वो स्टेबल, उतना ज़्यादा स्टेबल, चाहे कार्बोकेटायन चाहे कार्बोएनायन हो। तो ये कार्बोनायन मोस्ट स्टेबल होगा, देन ये क्योंकि इसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस है, देन इसमें। बट इस वाले केस में इसमें सिर्फ प्लस आई ही काम करेगा, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, माइनस आई के, और वैसे प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस आई के। तो इसमें प्लस आई सबसे ज़्यादा है, 3 CH3 है, इसमें 2 CH3 है, 2 ही प्लस आई है, इसमें 1 ही प्लस आई है, इसमें तो प्लस आई है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा वो CH3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन ये CH3 CH2 माइनस हो जाएगा, देन ये आर्डर उल्टा, इसमें आर्डर उल्टा बन जाएगा। ध्यान देना ये चीज़, ठीक है, कार्बोनायन के केस में। ओके चलिए ठीक है, ओके बातें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। कार्बोनायन मतलब कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे कार्बोनायन। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कंपाउंड 1 है CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, पहला कंपाउंड एलाइलिक कार्बोनायन है। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ये कैसा है, विनाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये विनाइलिक है। ठीक है, और थर्ड वाला जो कंपाउंड है CH3 CH2 नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें अगर सिंपल है तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी निकालनी है तो उसको पता होगा मोस्ट स्टेबल जो कार्बोनायन होता है एलाइलिक होता है। 2 रीजन है इसमें, एक तो रेजोनेंस भी है किसका, पाई सिग्मा नेगेटिव। ठीक है, रेजोनेंस पाई सिग्मा नेगेटिव, रेजोनेंस की वजह से इसमें ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनायन हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये वाला। और इसमें क्या है, प्लस आई लगा हुआ है जो कि रेजोनेंस को घटाता है, सॉरी रेजोनेंस को बोल रहा हूँ, कार्बोनायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो सबसे बेकार स्टेबल थर्ड वाला हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी अटैच हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। फिर से देखो, इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव रेजोनेंस है, रेजोनेंस के वजह से मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एलाइलिक कार्बोनायन है, इसमें क्या है, पाई बॉन्ड के साथ मतलब डबल बॉन्ड नेगेटिव डायरेक्ट लगा, तो रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई फिर न प्लस आई है ना माइनस आई है, एटलीस्ट तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब इससे अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इसमें प्लस आई है। प्लस आई क्या करता है, कार्बोनायन की स्टेबिलिटी को घटाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किससे, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस आई के। तो प्लस आई है जिसमें उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि सबको पता भी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा, इससे अच्छा क्वेश्चन। मान लीजिए ये है, इसमें 2 कंपेयर करना है। एक कंपाउंड ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन है नेगेटिव, फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड है ये, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अगर इन दोनों में कंपेयर करना है कौन सा ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोनायन होगा, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस, अगर इसमें रेजोनेंस देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस तो है लेकिन एक रेजोनेंस है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इसमें 2 नंबर ऑफ मैक्सिमम रेजोनेंस किस में आ जा रहे हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैक्सिमम इसमें बनेंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी आर्डर ये हो जाएगा, सेकंड मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे थर्ड पार्ट में, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, अगर कोई फ्री रेडिकल है तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे मान लीजिए फ्री रेडिकल में है ये कि एलाइलिक फ्री रेडिकल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड है फिनाइलिक फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल। थर्ड कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, देन अगेन CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, इसमें देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिव, थर्ड वाले में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा है।
ज़्यादा बनेंगे, देन फर्स्ट वाले में बनेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड वाला हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, देन फर्स्ट होगा, सबसे कम स्टेबल सेकंड होगा। कैसे, क्योंकि थर्ड में मोर रेजोनेंस है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, देन सेकंड में है और फर्स्ट में तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। मोर रेजोनेंस थर्ड में, तो थर्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बाकी अगर आप जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन था वैसे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी है, ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं होगा। अब आते हैं स्टेबिलिटी, थर्ड हो जा रहा है एप्लीकेशन। अब फोर्थ एप्लीकेशन पे अगर देखें हम मेजर इफेक्ट का फोर्थ एप्लीकेशन, तो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बने हुए हैं कहीं, तो उसमें अगर स्टेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे। फोर्थ वाला जो एप्लीकेशन है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें कुछ रूल हैं, वो रूल देख लेते हैं पहले। जैसे कैसे हम पता करें कौन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हो एक ही कंपाउंड के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या देखेंगे, जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होगा, ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर कंप्लीट इनकम्प्लीट का कंपेयर किया जाए तो कंप्लीट वाला मोस्ट स्टेबल होगा, देन इनकम्प्लीट वाला होगा, ठीक है। अगर न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल स्पीशीज है या न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देते हैं, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। चार्ज, कोई भी चार्ज है, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अगर कोई भी कंपाउंड उस पर चार्ज लगा हुआ है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू द न्यूट्रल के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। न्यूट्रल स्पीशीज अगर कोई है तो वो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या इसको ऐसे भी लिखा रहता है किसी बुक में, नॉन पोलर का मतलब न्यूट्रल। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेयर में, ठीक है। और पोलर भी है, अगर चार्ज जितना डीलोकलाइज हो जाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और चार्ज अगर एक ही जगह एकुमुलेट हो रहा है, मतलब एक ही एटम पे एकुमुलेट है, तो वो कम स्टेबल होगा। तो ये चार्ज वाली केस की बात हो गई, ठीक है। और थर्ड, अगर चार्ज है भी तो कैसा होना चाहिए, अगर मान लो जी कई पोलर है, मतलब डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबके सब पोलर है, मतलब सबके सब के पास चार्ज है। तो चार्ज वाले केस में क्या हो जाएगा, चार्ज वाले केस में दो होता है, एक वो ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, जिस पे चार्ज निगेटिव चार्ज मोर होगा, किस पे, ऑन मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव चार्ज मोर ऑन मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है और उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला गया, तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका वाइस वर्सा कर लेना है, सिंपल सा बस। और थर्ड, अगर चार्ज का एक केस और होता है, चार्ज का सेपरेशन, ठीक है। लाइक चार्ज जितने दूर रहेंगे, ठीक है, लाइक चार्ज जितने दूर रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अनलाइक चार्ज जितने पास रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर चार्ज की सेपरेशन डिस्टेंस की बात की जाए, चार्ज के डिस्टेंस की बात की जाए, तो डिस्टेंस में अनलाइक चार्ज दिखेगा नहीं इधर, अनलाइक चार्ज क्या हो, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अनलाइक चार्ज क्या हो, पास हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और लाइक चार्ज अगर है, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव हैं, तो वो क्या हो, दूर हो, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। वाली स्पीशीज या वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हो गया ए स्टेबिलिटी, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका स्टेबिलिटी निकालने का तरीका। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। पहला तो ये रूल है कि अगर कंप्लीट ऑक्टेट वाला इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड, न्यूट्रल वाला
चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर चार्ज है भी तो इसको ऐसे ही बोला जाता है, न्यूट्रल को नॉन पोलर भी बोला जाता है और चार्ज को पोलर भी बोला जाता है। तो नॉन पोलर वाला पोलर से ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड, अगर पोलर है यानी चार्ज है अगर, तो चार्ज भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अब डिस्टेंस की बात करेंगे, चार्ज की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो, अगर अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर पास पास हैं तो मोस्ट स्टेबल होगा। अगर लाइक चार्ज है मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो जितनी दूरी पे रहेंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अब कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा कंफर्म होगा तो रूल हो गया, मेमोराइज होने चाहिए, जो भी 4-5 रूल हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये RC कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH, पहला कंपाउंड हो गया। सेकंड कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, H सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सेकंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड है RC पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, थर्ड कंपाउंड। इसमें स्टेबिलिटी का आटा बताएं, तीनों एक ही है ना, तीनों एक ही कंपाउंड है, बट इसका रिजल्टिंग ये दोनों इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है। अब इन तीनों में कंपेयर करना स्टेबिलिटी आर्डर, स्टेबिलिटी रूल पता है। ठीक है, रूल लगाते हैं स्टेबिलिटी आर्डर। तो देखो पहली बात तो न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल होगा, यानी नॉन पोलर स्पीसीज मोर स्टेबल होगा। तो पहला तो नॉन पोलर है, कोई चार्ज इस पर दिख नहीं रहा ना, तो मोर स्टेबल होना चाहिए, फर्स्ट तो मोर स्टेबल होगा। अब सेकंड और थर्ड में लड़ाई है, सेकंड थर्ड में चार्ज आ गए हैं दोनों। अब चार्ज पे देखना है हमको दो चीज़, एक तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। ओके, तो देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब इस पर कंपेयर करते हैं, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव है। ठीक, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ये रूल आउट हो जा रहा है। तो फर्स्ट के बाद कौन स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट के बाद हो जाएगा बट एक मिनट, फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड लग रहा है थर्ड ना, बट यहाँ पे अगर हम ऑक्टेट और कंप्लीट ऑक्टेट इसका ये भी देखना है, तो जो जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो न्यूट्रल है, उसके साथ साथ इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 1 2 और 2 2 4 4 2 या 8 है, कंप्लीट ऑक्टेट है कार्बन का। इसमें देखते हैं 2 1 मतलब 2 1 3 3 1 4, इसमें भी कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन इसका देखो 3 है, 3 2 या 6, ये कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है इसमें। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला मोर स्टेबल होता है, देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होता है। तो अगर हम ऑक्टेट पहले ऑक्टेट से कंपेयर करेंगे ना, फिर भी चार्ज पे जाएंगे, तो ऑक्टेट में मोर स्टेबल सेकंड वाला हो जाएगा, देन थर्ड वाला, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये स्टेबिलिटी का आर्डर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ज़रा देखते हैं, ज़्यादा क्लियर और हो जाएगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है RC पॉजिटिव OH O निगेटिव और RC नेगेटिव OH और ये O पे पॉजिटिव। देखिए इसमें अगर हम देखें चार्ज, यहाँ पे चार्ज से निकालेंगे, किस पे चार्ज जो है कैसा है, तो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे देखेंगे कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेगेटिव आ रहा है, गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर भी गड़बड़ हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ रहा है, जबकि नेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए था। तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये चीज़ चार्ज से निकल जाएंगे। और क्वेश्चन देखेंगे, और वैसे ऑक्टेट से देखना हो तो दोनों का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये तो दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट से तो हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे, कंपेयर चार्ज से करना है। तो इस पर क्या है, इस पर चार्ज वाली बात है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है। ओके, तो ऐसे इस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, तो उल्टा हो गया, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, पहला वाला है RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, सेकेंड है RC ट्रिपल बॉन्ड O, ये भी पॉजिटिव है। पहले तो ऑक्टेट देख लीजिए, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 1 3 तीनों अच्छा नहीं, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। चलिए इसका देखिए 3 1 4 4 दोनों 8, ये कंप्लीट ऑक्टेट है।
कार्बन का देखेंगे तो कंप्लीट ऑक्टेट है ना, और कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट से, ये तो सिंपल सा ऑक्टेट से निकल गया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ये है स्पीशीज CH2 डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव। सेकेंड स्पीशीज है CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इस पे क्या है, ठीक है, ऑक्टेट तो दोनों का कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट तो दोनों का कंप्लीट है, तो ऑक्टेट से तो करेंगे नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट दोनों में है, ऑक्टेट कंप्लीट इन बोथ स्पीशीज। अब यहाँ पे देखेंगे चार्ज, तो चार्ज किस पे लगा हुआ है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, गुड सही है। बट यहाँ पे देखो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन नेगेटिव है, तो ये तो गड़बड़ कर दिया। तो स्टेबल तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, रेजिडेंस वाला भी स्टेबिलिटी, ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब इस पर अब हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। ठीक है, एरोमेटिसिटी, उसके बाद फिर इस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ओके, अच्छा एरोमेटिसिटी के पहले एक चीज़ हम थोड़ा दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा मेमोराइज होना चाहिए, एसिडिटी आर्डर। ओके, उसके बाद फिर मिनिमम ये एसिडिक आर्डर मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, जैसे सब एसिडिक के कंपाउंड हो जाता है, देन फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड के बाद ये बेंजोइक एसिड, कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। ठीक, देन H2CO3, फिनॉल, वाटर, एल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन, देन एल्केन। एटलीस्ट इतना ऑर्डर याद है तो एसिडिक ऑर्डर है, कोई बना सकते हैं, बट ये चीज़ मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है किसके किसके बीच में, वाटर और एल्कोहल के बीच में। जितने भी एल्कोहल होते हैं सब कम एसिडिक होते हैं वाटर से, लेकिन जो मिथेनॉल होता है CH3OH ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू द वाटर के। बस ये ध्यान देना है, बाकी आप रूल लगा सकते हैं। एसिडिटी डायरेक्ट टू पता है ये -I क्या होती है, -M क्या होती है, टू द +I क्या होती है या +M क्या होती है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब आते हैं एरोमेटिसिटी पे। देखो एरोमेटिसिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो भी है उसको देखते हैं। एरोमेटिसिटी, तो अगर कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है। तो कंपाउंड एरोमेटिक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो और हकल रूल को फॉलो, हकल रूल मतलब हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक आ जाएगा। साइक्लिक हो, प्लानर हो, कॉन्जुगेशन में हो, कॉन्जुगेशन उसके अंदर प्रेजेंट हो, हकल रूल को फॉलो करे, तो ऐसा कंपाउंड जो हो जाएगा वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और जबकि अगर एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है तो सब कुछ यही होगा, साइक्लिक हो, प्लानर हो, कॉन्जुगेशन हो। ठीक है, यहाँ हकल रूल क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक वाले केस में साइक्लिक ये भी होता है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है ये 4n+2 हकल रूल फॉलो ना करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा कंपाउंड के अंदर तो एंटी एरोमेटिक होगा। और एक और होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में कुछ नहीं, कुछ ही बना दो आप। ठीक है, ना कॉन्जुगेशन रहेगा। ठीक है, प्लानर हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो हो जाएगा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंडीशन। लेकिन इससे अभी इसको हम लास्ट में समअप कर लेंगे, इसकी स्टेबिलिटी का आर्डर देख लेंगे। ठीक है, तीनों का। बट अभी थोड़ा एरोमेटिक में डिटेल में बात करेंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एक बार फिर से लिख देते हैं। एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो वो साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइक्लिक हो, प्लानर हो, उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो, और वो हकल रूल को फॉलो करे। फॉलो हकल रूल मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। यहाँ n की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, जो भी। तो अब थोड़ा सा कंपाउंड बना के देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एरोमेटिक है कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड है, साइक्लिक है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन है कि नहीं,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, हाँ कॉन्जुगेशन भी। अब 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ अगर 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको देख लेता हूँ, फिर साइक्लिक में प्लानर, ठीक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और 4n+2 को फॉलो करेगा, यानी कि वैल्यू हम 0 पुटअप कर देंगे, 2 आ जाएगा, यानी कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ज़्यादा बेटर समझने के लिए इसको ज़रा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक है कि नहीं, प्लानर है कि नहीं, प्लानर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, रेजोनेंस मतलब वही कॉन्जुगेशन है कि नहीं, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, और हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हकल रूल को कैसे, यहाँ पे लिखो हकल रूल, और फिर यहाँ पे एरोमेटिक, ठीक। चलिए यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड लिखूँगा, यहाँ पे साइक्लिक है कि नहीं, प्लानर है कि नहीं, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये चीज़। चलिए कंपाउंड लेता हूँ, मान लीजिए कुछ कंपाउंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये हो गया, मान लीजिए कि ये इस पर नेगेटिव लगा हुआ है। फर्स्ट आपका साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, प्लानर भी है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन है, हाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पाई सिग्मा नेगेटिव का कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल, ठीक। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 पाई, यानी कि टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करता है जरा, यानी इसमें देखो 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है। 4n+2 पाई को देखेंगे, 4n2 पाई यानी कि n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, तो 4 आ रहा है यहाँ पे, 4 पाई तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, यानी कि एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। चलिए दूसरा कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, ये देखिए साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लानर है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, हाँ कॉन्जुगेशन भी है। अब हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 अगर n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी हकल रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एरोमेटिक है, क्योंकि सब कंडीशन सेटिस्फाई है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजीन का, तो सबको पता होगा, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, 2 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हकल रूल को ये फॉलो कर रहा है, ये भी साइक्लिक है। अब आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो जाएगा ये वाला कंपाउंड, ठीक। साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, प्लानर है, प्लानर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगा तो प्लानर नहीं, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, कॉन्जुगेशन भी नहीं है इसमें। हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल को भी नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक। और एग्जाम्पल लेते हैं ये, यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर, ठीक। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, प्लेवा साइक्लिक है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। अब हकल रूल को फॉलो करेगा, 2 2 4 और एक लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी हकल रूल को ये फॉलो कभी करेगा, यानी एरोमेटिक है। और एग्जाम्पल ये ले लेते हैं जरा, ठीक। जरा सा यो सही नहीं बना ना, जस्ट 1 मिनट। ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे पहली बात तो साइक्लिक है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो बहुत बढ़िया वाला है। अब हकल रूल को फॉलो करेगा, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हकल रूल को फॉलो भी करेगा, यानी कि ये भी एरोमेटिक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, एंटी। यहाँ पे हम एरोमेटिक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक भी है,
प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, यस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी बढ़िया वाला कॉन्जुगेशन है। हैकल रूल को फॉलो कर रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4n+2 में देखें यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 पुटअप करें, 4 2 8 8 2 10, हैकल रूल को यानी एरोमेटिक है, ठीक है। ऐसे अगर हम 3 बेंजीन, अभी इसमें भी कौन सा पूछेगा, कौन सा मोस्ट ज़्यादा एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी आर्डर का भी ऑर्डर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए तो पहले बना लेते हैं। इसमें ज़रा चेक करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, साइक्लिक है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। आप कैसे भी चेक करें कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर रूल को फॉलो करेंगे, एन की वैल्यू 3 पुटअप करो, 4 3 12 2 14, यानी एरोमेटिक है, ओके। तो ऐसे आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें आ जाएगा ये। चलिए थोड़ा सा एंटी एरोमेटिक का देख लेते हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, सब कुछ वही कंडीशन है, बट इसमें हैकल रूल का जो है एंटी एरोमेटिक केस में क्या हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एग्जाम्पल वैसे इसका देखेंगे, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। या ऐसे देख लेते हैं, चलिए ये बस, बाकी हो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं। और नॉन एरोमेटिक आइडिया तो है, नॉन एरोमेटिक मतलब आप कुछ भी बना दो, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, तो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी का आर्डर पूछ ले तो स्टेबिलिटी आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल एरोमेटिक, एरोमेटिक, देन हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। एक बार हम समझ कर देते हैं, एरोमेटिक वो होगा जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन हो, इसमें भी वही है। एंटी एरोमेटिक होगा जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो। बट अलग किया है, एरोमेटिक में हैकल रूल को फॉलो करे, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैकल रूल को फॉलो करे, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे ये, और नॉन एरोमेटिक कुछ भी बना दो, ठीक है। बस वो कॉन्जुगेशन ना हो, साइक्लिक प्लेनर हो चलेगा, कॉन्जुगेशन हो तब भी वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, स्टेबिलिटी आर्डर ये हो जाएगा। बाकी आप कोई भी कंपाउंड रहेगा आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे जरा। क्वेश्चन नंबर 46 डिफिनेशन से सिंपल सा पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो पहला दिया है कंटेन द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई एरोमेटिक अगर है तो एरोमेटिक के केस में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एरोमेटिक के केस में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर n की वैल्यू हम 1 पुटअप करेंगे या 0 पुटअप करेंगे, n की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि एरोमेटिक के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पहला तो सही है। सेकंड, दे आर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक होना चाहिए, कंटेन सर्कुलेटरी डीलोकलाइजेशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज द इंटीग्रल, ये भी सही है, ठीक है, ओके। थर्ड दिया दे अंडरगो मेनली द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। चलिए फोर्थ दिया दे कंटेन द हाई रेजोनेंस एनर्जी, तो हाई रेजोनेंस एनर्जी भी होती है। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंटेन 6 पाई, हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, लेकिन केवल लगा दिया, यहाँ पे ओनली लिखा है ना, दे कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। 4n+2 को फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करेगा, ना कि सिर्फ 6 पाई। 6 पाई होगा तो एरोमेटिक होगा, ये तो सही बात है, लेकिन 6 पाई के अलावा 2 पाई हो तो भी एरोमेटिक है, ठीक है। उसके बाद 14 पाई है तो भी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ 6 पाई हो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 6 पाई के लिए इसलिए रूल आउट हो जाएगा। सेकंड तो करेक्ट है, साइक्लिक होना चाहिए, 4n+2 को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, डीलोकलाइजेशन भी पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए सेकंड। और फोर्थ, इसमें ये जो हाई एरोमेटिक हाई रेजोनेंस एनर्जी इसकी होती है, तो हाई रेजोनेंस एनर्जी भी होती है। तो इसमें करेक्ट कौन कौन सा, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट करेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बोलते हैं, जैसे बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए सही होता है, लेकिन पूरे एरोमेटिक की बात कर दी है इसलिए रूल आउट हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 41, ये भी डिफिनेशन से ही है। पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोनेंस। तो रेजोनेंट क्या होता है, पहला दिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सिर्फ डिफर होता है, एटम डिफर नहीं होते हैं, पहला तो सही है। ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, ये भी सही है। सभी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होते हैं और वो एक प्लेन में रहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन द कंट्रीब्यूटिंग, नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल होता है देन कंट्रीब्यूटिंग उसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो थर्ड तो रूल आउट हो जाए, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड केवल यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 का सब डेफिनेशन से है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ का रूल का है, क्वेश्चन नंबर दिखते ही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या करेक्ट है। तो एरोमेटिक अगर है तो प्लेनर होना चाहिए, सही है। हकर रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एनुलिन्स, एनुलिन्स हैविंग द 4n+2 इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट अभी सेकंड छोड़ते हैं, अभी थर्ड पे आ जाओ। सेकंड तो 4n+2 यहाँ पाई लिखना चाहिए था, 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे एनुलिन्स, एनुलिन्स कुछ टीचर होगा उसके पास है, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं ये भी देखना है। तो सेकंड तो भी ठीक है, इसको अभी क्या करो, छोड़ो, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ। दे सस्टेन द रिंग करेंट, हाँ तो रिंग होना चाहिए, तो सही बात है, थर्ड तो सही है। कंटेन रिंग सर्कुलेटिंग डी इलेक्ट्रेशन पाई, यहाँ तो सही है, डी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए रिंग सर्कुलेटिंग। बट यहाँ 2n+4 नहीं बल्कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो फोर्थ तो रूल आउट हो गया। फोर्थ यानी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन, ये भी डेफिनेशन सही था, कुछ खास नहीं। मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है, तो ये सारा देखते हैं मोस्ट बेसिक कौन सा कंपाउंड होगा इन चारों में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में ये चार कंपाउंड दे रखा है। पहला कंपाउंड है बेंजामाइड, मतलब बेंजीन पे एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, CnH2 बेंजामाइड। सेकंड दे रखा है ऑप्शन जो रखा है मोस्ट बेसिक बताना है, मोस्ट बेसिक। सेकंड दे रखा है एनिलीन, यानी बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगाना है तो एनिलीन हो जाएगा। सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रोनिलीन, पहले एनिलीन बना लो, एनिलीन हो गया, और 2,4 डाई नाइट्रो, NO2 2 पे लगाओ, 1 2 3 4 पे लगाओ, 2,4 डाई नाइट्रोनिलीन हो गया। डी वाला ऑप्शन दे रखा है 2 फेनाइल इथाइल एमीन, तो पहले फिनाइल बना लेते हैं, C6H5 फिनाइल हो गया, और फिर इथाइल CH2 इथाइल एमीन, CH2 NH2। तो अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये तो एमाइड है, ये तो मोस्ट बेसिक से होने से गया। एनिलीन है, और कैसा एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन है। तो एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन के कंपेयर में क्या होता है, लेस बेसिक होता है, ऑलवेज, कोई इसमें वो नहीं है। तो एरोमेटिक एमीन ये भी है, और ये दोनों तो एरोमेटिक एमीन में चले गए। ठीक है, तो ये दोनों वैसे बेकार है। ये जो है, ये देखिए जरा, CH2 NH2 लगा तो है C6H5, लेकिन कॉन्जुगेशन में नहीं, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, तब यहीं पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक ही हो जाएगा, यानी कि 2 फिनाइल इथाइल एमीन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 पूछा है एसिडिक नेचर ऑफ द साइक्लोपेंटाडाइन कैन बी एक्सप्लेन बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हमको एसिडिटी बतानी है तो एसिडिटी हम हाइपर कंजुगेशन से बता सकते हैं, एरोमेटिसिटी से बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होता है, तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो होता है एरोमेटिक। अगर हमको मान लीजिए कोई इफेक्ट किसी चीज़ में चारों हैं, मतलब एरोमेटिसिटी भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है, और इंडक्टिव भी है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरोमेटिसिटी देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट, देन देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद सबसे इंडक्टिव फिर लास्ट में देखा जाता है। तो एसिडिटी हमको अगर बतानी होगी तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे रेजोनेंस, तब हाइपर कंजुगेशन। इसमें दोनों दिया है, तो हम एरोमेटिसिटी ऑफ एनायन से इसको साइक्लोपेंटाडाइन की एसिडिटी नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है ना, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पे सेशन दिया, नेप्थलीन इज द मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। रीजन दिया है नेप्थलीन कंटेन द 2 सेपरेट बेंजीन रिंग। ओके, चलो इसको देखते हैं। देखो नेप्थलीन अगर मैं बनाऊँ तो नेप्थलीन ये होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 45 अस्ट्रेशन रीजन का है। ठीक है, तो ये है नेप्थलीन। ठीक है,
ये नेप्थलीन हो गया और ये बेंजीन हो गया। है तो दोनों एरोमेटिक, लेकिन मोस्ट एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा? नेप्थलीन हो जाएगा, देन मोस्ट नेप्थलीन, देन ये बेंजीन। तो नेप्थलीन जो हो जाएगा मोर रिएक्टिव हो जाएगा, देन बेंजीन हो जाएगा। किसके पास क्या है? रेडिएशन एनर्जी नेप्थलीन के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। और एक 2 सेपरेट रिंग भी है, इसमें सिंगल रिंग है। चलो ठीक है, तो 45 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 का ए। अब आते हैं 46 के पास, कौन सा एंटी एरोमेटिक है? तो एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन है 4n पाई को जो फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो देख लीजिए किसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4n पाई पहले यहाँ पर लिख देते हैं। एंटी एरोमेटिक सब वही कंडीशन है एंटी एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की कि साइक्लिक हो, प्लानर हो, कॉन्जुगेशन हो, लेकिन ये 4n+2 को ना फॉलो करके 4n पाई को फॉलो करे। 4n पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो रहेगा। अब इसमें देखो पहले वाले में देखो यहाँ पे कितना है, 2 2 4 2 6 ना, और कॉन्जुगेशन में भी है, प्लानर भी है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो करेगा। अगर यानी कि वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये तो एरोमेटिक हो जाएगा। सेकंड अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये 2 कॉन्जुगेशन है ना, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, 2 2 4 और ये पॉजिटिव है यानी वैकेंट पेयर प्लेस में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4 है, और 4 4n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसका है? एंटी एरोमेटिक को फॉलो करेगा। तो बी वाला तो एंटी एरोमेटिक है। सी और डी भी चेक कर लेते हैं। सी में कितने 2 2 4 2 6 जो हो जाएगा हक्कल रूल 4n+2 को फॉलो करेगा और ये हो जाएगा एरोमेटिक। ऐसे ये भी, ये क्या है, इसमें 2 है, ये पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो, एंटी नहीं, तो सिर्फ बी वाला एंटी एरोमेटिक होगा। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है नेप्थलीन के बारे में, नेप्थलीन के बारे में फिर पूछा है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन करने के वाले 46 हो जाए ना, 47 देखो, 47 करने के पहले यहाँ पे पता नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से बुक तो होगी ना। 47 क्या होता है? 47 करने के पहले अगर आपसे पूछा जाए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो ऑलवेज क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, सबसे कम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। और नेप्थलीन में पूछा है कि नेप्थलीन में जो, मैं नेप्थलीन बना देता हूँ, ये हो गया नेप्थलीन, ठीक है। अब इस नेप्थलीन के अंदर हमको बताना है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ किसकी शॉर्टर और किसकी लॉन्गर होगी। तो डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लॉन्गर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ कहीं से भी, यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये बोला C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3 बॉन्ड, C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर, C1C2, ये C1C2 शॉर्टर होगा देन C2C3 से, नहीं तो, क्योंकि C1C2 सिंगल बॉन्ड है, C1C2 सिंगल बॉन्ड है और C2C3 डबल बॉन्ड है। नहीं, इनको स्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया तो इनका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन इनका आई होप मतलब नंबरिंग कैसे, ये पहली बात तो इनका जो एक्सप्लेनेशन ये भी गलत है, इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया। यहाँ कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा चेक करिए, जो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 10 है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 कार्बन की वैलेंसी 5 कहाँ होती है? तो इनका स्ट्रक्चर वाली बात तो गलत है, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग अगर मैं करूँगा मेरे अकॉर्डिंग तो इनका स्ट्रक्चर, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर में नंबरिंग तो यही हो गई, डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, C2C3 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C1C2, तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आप 4 सेपरेशन से कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल सी वाला हो जाएगा। जैसे आप इसको भी कर लोगे, 49 भी कर लोगे, 50 बताना, 50 क्वेश्चन नंबर 50 हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बताना है, ऑन नाइट्रोजन एटम। ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं। पहला कंपाउंड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे NH लगा हुआ है, फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड दे रखा है डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे NH है सेकंड। थर्ड कंपाउंड है यही कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे NH है और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा नाइट्रोजन पे ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाले कंपाउंड में होगी, फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड। ऑप्शन दे रखा है, इसको ABC इन्होंने कहा ना, A दिया है, B दिया है, C और D ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या नन, यही ऑप्शन है। देखिए नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब तक लोन पेयर है तब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होता है लोन पेयर और पाई का अगर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है यानी रेजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे जब डीलोकलाइजेशन होगा लोन पेयर का डायरेक्शन क्या होता है, लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ जाता है, तो लोन पेयर इधर जाएगा, इधर से भी जा सकता है इधर से भी, यानी यहाँ लोन पेयर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इस केस में लोन पेयर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस में लोन पेयर इधर जाएगा पाई बॉन्ड की तरफ, मतलब इधर आएगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं, लोन पेयर यहीं नाइट्रोजन पे ही रह जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी कंपेयर टू द 1 and 3 के, क्योंकि इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड का, लेकिन सेकंड का लोन पेयर जहाँ का वहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड वाली की हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रेजोनेंस के बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है तो पढ़ लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, न कि एटम, तो सही है। ऑल द पार्टिसिपेट एटम लाई इन द सेम प्लेन, ये भी सही है। रेजोनेंट हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल देन द कॉनिकल स्ट्रक्चर, हमेशा हाइब्रिड स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है देन उसका कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉनिकल स्ट्रक्चर हैविंग द आइडेंटिकल एनर्जी कंट्रीब्यूट द लीस्ट टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, नहीं, इक्वल एनर्जी नहीं होती है, यहाँ आइडेंटिकल एनर्जी नहीं होती, ये यहाँ से रूल आउट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, यानी इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है, ये उसके रेजोनेंस की डेफिनेशन से था, ठीक है। चलिए करेक्ट ही पूछा था ना, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना, 4 कंपाउंड है, सिंपल सा ना, फिनॉल सब चारों के चारों फिनॉल है, फिनॉल तो डिसाइड करेगा नहीं, डिसाइड करेगा ग्रुप